देखिए, आज का जो मुद्दा है, तो एक मुद्दा तो किसान बिल हैं। आपको पता है सरकार ने वापस ले लिए हैं, इसलिए मुद्दा ख़त्म हो गया ऐसा लोग मानने लगे हैं, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ है। शायद सरकार दूरदृष्टा थी, भविष्य दृष्टा थी, उसने समय से पहले इन कानूनों को लेकर आई और ज़्यादा विरोध झेलना पड़ा, लेकिन भविष्य में इन सुधारों की मांग फिर उठेगी और ये फिर लौट कर आएंगे। इसलिए हम अभी इस कृषि कानूनों की वापसी से जो नई समस्या पैदा होगी उसकी बात कर लेते हैं, और वो होगी सीए एनआरसी की वापसी की मांग अब और ज़्यादा ताकत से उठेगी। क्योंकि देखिए, कृषि बिलों के खिलाफ जो आंदोलन हुआ वो एक तरह से लिटमस टेस्ट था। सीए के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था वो कोरोना काल की वजह से वापस लेना पड़ा, सरकार ने उसको उठने पर मजबूर कर दिया उन लोगों को। लेकिन किसान आंदोलन ने सीए और एनआरसी के लिए नई ज़मीन तैयार कर दी है। अभी मुझसे पहले जब यहाँ यूथ पार्लियामेंटेरियन बोल रहे थे, बच्चे बोल रहे थे, तो उसमें से एक बात बहुत अच्छी कही गई कि दोनों आंदोलनों में कन्फ्यूज़न एक कॉमन बैकग्राउंड है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके अतिरिक्त भी एक कॉमन है। वो कॉमन चीज़ है प्लेटफॉर्म है फंडिंग का। दोनों आंदोलन के लिए जो फंडिंग आ रही थी वो विदेशों से आ रही थी, और जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे इस तरह के आंदोलन विदेशों से हमारे देश की धरती पर चलाए जाते रहेंगे। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से। आप लोगों में से कितने बच्चे अवेयर हैं कि सीएए पहली बार कब लाया गया? पता है किसी को? 1987 में राजीव गांधी की सरकार लेके आई थी। उससे पहले जो पासपोर्ट एक्ट था 1961 का, उसमें नए संशोधन किए गए और ये कहा गया कि जो शरणार्थी बाहर से आएंगे अवैध रूप से, उनके बच्चे भारत के नागरिक नहीं हो पाएंगे जब तक कि उनमें से कोई एक, माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक ना हो। ये सीएए था। उसके बाद आसाम अकॉर्ड हुआ, फिर इसको बाद में 2004 में 5 में फिर रिपील किया गया, और ये जो स्वरूप आया ये 2019 में आया, जिसका अब विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन यहीं से शुरुआत हो जाती। जब हम जानते नहीं हैं ना कि कानूनों का बैकग्राउंड क्या है, तो कोई भी आपको भटका देता है, अटका देता है और बरगला देता है, और उसका नुकसान और उसका खामियाजा हमें और आपको होता है। सीए के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, किसान बिल के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, प्रतिदिन इन आंदोलनों की वजह से 3000 करोड़ रुपए का नुकसान होता था प्रतिदिन। हम और आप इन आंदोलन के पीछे कितना नुकसान झेल रहे थे वो हम आपको डे टू डे की लाइफ में उसका एहसास नहीं था। लेकिन अब सीए एक नई चुनौती बन के आएगा जब ये सरकार इनके रूल्स फ्रेम करेगी। ये तब फिर एक बार आंदोलन खड़ा होगा, और हमें आपको ये समझाना होगा समाज के उस वर्ग को जो इस बात को लेकर परेशान है कि अगर ये कानून लागू हो गया तो उसको देश से निकाल दिया जाएगा, उसको पता नहीं कहाँ भेज दिया जाएगा। अरे साहब, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और जब देश का विभाजन हुआ तो जिसका आधार ही धार्मिक था, तब हम आपको नहीं निकाल पाए। हमने आपको अपने साथ रखा, आज तक साथ रखे हुए हैं। तो अब तो कोई आधार नहीं है कि आपको देश से निकाल दिया जाएगा। आपकी जानकारी के अभाव में लोग आपको बरगलाते हैं, अपनी राजनीतिक उल्लू ठीक करते हैं। विदेशी धरती पर साजिशें रची जाती हैं, क्योंकि दुनिया में सबको पता है कि भारत 5वीं सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अगर इसको समय पर नहीं रोका गया तो ये ऊपर की जो 4 अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके लिए खतरा पैदा होगा। तो इन्हीं देशों से पैसा आता है, चीन से पैसा आता है, पाकिस्तान से रूट होके। पाकिस्तान के पास तो कुछ है नहीं। कल पाकिस्तान का सर्बिया के राजदूत ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री वजीर आलम पाकिस्तान के, उनको टैग करते हुए कि साहब 3 महीने से हमें तनख्वाह नहीं मिली है। आईएसआई कहाँ से पैसा भेज रही है? किसान आंदोलन के लिए
सीए में आंदोलन करने वालों के लिए चीन से रूट होके आ रहा है, कनाडा से रूट होके आ रहा था, अमेरिका से रूट होके आ रहा था, ब्रिटेन से रूट होके आ रहा था पैसा। और ये फ़ायदा उठा रहे थे वो लोग जो जानते हैं कि हम और आप कानूनों को ढंग से पढ़ते नहीं हैं, उनके बैकग्राउंड को समझते नहीं हैं, देश को उसका क्या लाभ होगा वो नहीं समझते हैं। सीएए का सबसे बड़ा लाभ ये होता कि जो अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर गए हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कर पाते। वो ना तो टैक्स देते हैं, ना वो हमारी इकोनॉमी में कोई योगदान देते हैं, बल्कि हमारे देश की जो संपत्ति है उसका उपभोग करते हैं, यहाँ अपराध करते हैं, सामाजिक वैमनस्य पैदा करते हैं और ठाठ से रहते हैं। हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये वही लोग हैं जो दुश्मनों के इशारे पर देश में कभी भी रैंसम पर रख लेते हैं पूरे देश को, सड़कें बंद कर देते हैं, व्यापार धंधे रोक देते हैं, और हम और आप जैसे लोग उसकी वजह से परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करते हैं। इनसे सावधान रहना होगा। देखिए, बहुत बड़े यहाँ पर जानकार लोग बैठे हुए हैं, विजय सरदाना जी बैठे हैं, शाजिया खुद बताएंगे आपको, वो तो इस आंदोलन को उन्होंने बहुत करीब से देखा है कि इस आंदोलन की सतह पर किस तरह से लोगों को बरगराया गया। और दोनों आंदोलन में बहुत सारे चेहरे थे, कॉमन थे। वो सीए के खिलाफ चलने वाले आंदोलन में भी थे और किसान बिल के खिलाफ चलने वाले आंदोलन में भी वही लोग थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि वही लोग सब जगह दिखाई दें? इसका मतलब है उनका कोई बड़ा एजेंडा है और उस बड़े एजेंडे को पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ चला जाता हूँ कि ये कानून पास करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हालांकि कई बार बताया समझाया जा चुका है। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो दोनों देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, एक समझौता हुआ कि दोनों ही देश अपने देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता, सम्मान और सुरक्षा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यकों की आबादी थी वो 20% तक गिर गई है पिछले 70 सालों में। भारत ने जो समझौता हुआ था उसका अक्षरशः पालन किया। हमारे यहाँ अल्पसंख्यक, पूरी दुनिया में अगर किसी देश में सबसे तेज़ी से उनकी आबादी बढ़ी है तो वो भारत है। सबसे ज़्यादा सुरक्षित अगर अल्पसंख्यक पूरी दुनिया में है तो वो भारत है। सबसे ज़्यादा संपन्न अल्पसंख्यक है अगर किसी दुनिया में तो वो भारत है। जितना समानतापूर्ण व्यवहार अल्पसंख्यकों के साथ इस देश में किया जाता है, दुनिया के किसी देश में नहीं किया जाता। सो कॉल्ड उन देशों में भी जो बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से संपन्न हैं, वहाँ पर भी जो अल्पसंख्यकों की स्थिति है वो भारत से बहुत ज़्यादा बुरी है। उसके बावजूद हम लोगों की अवेयरनेस, जागरूकता की कमी का फ़ायदा उठाकर आंदोलन खड़े किए जाते हैं, लोगों को बरगला लिया जाता है और देश के खिलाफ साजिश रच ली जाती है। इससे बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अब जब ये सब हुआ, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक बहुत ज़्यादा खतरे में आ गए। पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश बना, वहाँ पर भी अल्पसंख्यक खतरे में आ गए। अफ़गानिस्तान में आपको पता है कि कट्टरपंथी ताकतों की वजह से अल्पसंख्यकों पर, सिखों पर, हिंदुओं पर, बौद्धों पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुए। तो ये लोग जाएंगे कहाँ? इनकी नैसर्गिक भूमि भारत है। अगर इनके खिलाफ अन्याय होगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे? हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम इनको भारत में शरण दें और इसी नैतिक दायित्व का निर्वाह करते हुए भारत ने इस कानून में संशोधन करके अल्पसंख्यकों को भारत में जगह दी। लेकिन हो गया उल्टा, जगह जिनको मिलनी चाहिए थी उनकी जगह दूसरों लोगों ने सड़कों पर जगह बना ली, अड्डे बना लिए, सड़कें जाम कर दी, रास्ते रोक दिए। कानून लागू होने से रुक गया है कुल मिला के। उम्मीद है जब इसके रूल्स फ्रेम हो जाएंगे, अभी तो रूल्स फ्रेम हो रहे हैं, तो उसके बाद तक सरकारें और हम आप जैसे लोग आम लोगों को ये समझाने में कामयाब होंगे कि इस कानून की वजह से किसी का कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। जो हमारे देश पे बोझ हैं, जो हमारे देश में अवैध रूप से घुस आए हैं, जो हमारे देश में हमारे देश के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, हमारे आपका टैक्स का पैसा जो हम देश की तरक्की में देते हैं उसका उपभोग कर रहे हैं मुफ्त में और हमारी इकोनॉमी में कोई योगदान नहीं दे रहे, वो आइडेंटिफाई होंगे, उन्हीं को निकाला जाएगा। और कोई भी व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है उस पर चाहे कागज़ हो या ना हो,
वो इस देश से नहीं निकाला जाएगा। 3-3, 4-4 मौके दिए जाएंगे। कागज़ नहीं होने पर गांव में अगर आप रहते हैं तो गांव के प्रधान की, पड़ोसी की गवाही ही काफ़ी है आपके लिए कि आप इस देश के नागरिक हैं, ये साबित करने के लिए। आपको कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन उसके बावजूद भ्रम फैलाया जाता है। अब बड़ी समस्या ये है कि इस भ्रम को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। भाई हमें समझाना चाहिए कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान ने खुद मना कर दिया, भाई हम नहीं लेंगे किसी को। वहाँ अगर जन्नत है तो जन्नत में इतनी दिक्कत क्यों है, ले लें। वो भी लेने को तैयार नहीं है तो कहाँ ले जाएंगे। अगर आपको मान लो देश से निकालते हैं, समंदर में कोई नया टापू तो बसा नहीं सकते, आप तो इसी देश में रहेंगे। तो इस भ्रम को समझने के लिए दूसरे सिरे से पढ़ना शुरू कीजिए इस भ्रम को, आपके सामने स्थिति साफ हो जाएगी। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को, जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, अगर वो इस चीज़ को समझते हैं और अपने भूमिका को, दायित्व को समाज में समझते हैं, तो किसी एक व्यक्ति से मिलिए जो ये समझता हो CEA NRC की वजह से उसको देश से निकाला जा सकता है। उसको समझाइए, कन्विंस कीजिए, ये हमारे, आपके, समाज के और देश के हित में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।